सबसे जो की बॉडी है जीएसटी काउंसिल है, जो जीएसटी का पूरा संचालन करने में एक इम्पोर्टेंट बॉडी है। और जैसे कि वित्त मंत्री जी ने अपने पार्लियामेंट की स्पीच में बताया था कि देश का सबसे पहला ये ऐसा बॉडी है जिसको डिसीजन मेकिंग का अधिकार फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फेडरल इन द सेंस कि स्टेट और सेंटर का मिलके बना हुआ बॉडी। फेडरल का मतलब ये होता है कि स्टेट और सेंटर का मिलके बना हुआ बॉडी वो फेडरल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका स्थान दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान दिया गया है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और तीसरा कि ऐसा बॉडी जिसको डिसीजन मेकिंग का पावर है, एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का पावर है। अभी तक की जो फेडरल बॉडी है वो कौन कौन सी है? पार्लियामेंट है फॉर एग्जांपल, दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। उनको लेजिस्लेशन का अधिकार दिया है, लॉ बनाने का, बट किसी भी टैक्स का संचालन करने का कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है। वो लॉ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रूल्स को अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन उनको ये अधिकार नहीं है कि कोई डिसीजन ले। लेकिन जीएसटी काउंसिल एक पहला बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, फेडरल बॉडी है, स्टेट और सेंटर की मिली हुई बॉडी है, और उसमें डिसीजन मेकिंग का पावर भी है। तो ये जीएसटी काउंसिल का कैसे रचना है कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर दूं। चेयरपर्सन यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे हमेशा। वाइस चेयरपर्सन एक होगा जो कि स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनमें से एक चुना जाएगा, वो वाइस चेयरमैन बन सकते हैं। मेंबर्स में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेवेन्यू है वो एक मेंबर है, प्लस हर स्टेट का एक एक फाइनेंस मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फाइनेंस मिनिस्टर को ही नॉमिनेट करना है। एवरी चीफ मिनिस्टर कैन डिसाइड कि किस मिनिस्टर को जीएसटी काउंसिल में भेजना है। सो अद्यपि मोस्ट ऑफ देम अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को वो फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा भी किसी मिनिस्टर को ये जिम्मेवारी दी है जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करने की स्टेट को। सो एनी वन मिनिस्टर वूम द चीफ मिनिस्टर कैन डिसाइड। कोरम मिनिमम 50% है, और स्टेट के पर्पस के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 29 स्टेट है जिसमें असेंबलीज है। उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरी है जिसमें सेपरेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी बट उनका अपना स्टेट असेंबली है, वहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो उनको भी इस पर्पस के लिए स्टेट की डेफिनेशन में गिना गया है। सो टोटल मिला के 31 फाइनेंस मिनिस्टर होंगे जीएसटी काउंसिल में, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कुल मिला के 33 मेंबर्स। सो 50% मीन्स 17 मेंबर्स की कोरम चाहिए फॉर एनी मीटिंग टू टेक प्लेस। मिनिमम 17 मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो कोई वोटिंग होगा, फॉर्चुनेटली अभी तक की एक भी मीटिंग में एक भी बार वोटिंग करने की बारी नहीं आई है। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय कॉन्सेंसस। लेकिन अगर वोटिंग करना पड़े तो जिस साइड में यूनियन गवर्नमेंट वोट करे, एमओएस एंड मिनिस्टर मिलके, वो 1/3 वेट गिना जाएगा उसका, और बाकी 2/3 वेट सब स्टेट के बीच में इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है तो उनको ज़्यादा वोटिंग राइट है और अरुणाचल प्रदेश छोटा स्टेट है तो उसको कम राइट है। हर स्टेट को इक्वल राइट मिलता है इसमें, इक्वल। सो 2/3 डिवाइडेड बाई 31, ये एग्जैक्ट डिवीज़न होगा और हर स्टेट को इतना मिलेगा, उसके हिसाब से देखा जाएगा। एंड थर्डली, पहले तो 17 मेंबर्स होने चाहिए हाजिर। उसके बाद फॉर एनी डिसीजन टू बी कैरिड आउट मिनिमम मेजोरिटी ऑफ 75%। मिनिमम मेजोरिटी 1/3 तो भारत सरकार का होना है, 1/3 तो है ही उसमें, और उसके अलावा आपको बाकी वोट चाहिए 75% पूरा करने के लिए। तो हमने रफली कैलकुलेट किया, मतलब उसमें से वोटिंग, मतलब यू विल काउंट वोटिंग ओनली ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट, नॉट दोज हु आर एब्सेंट। तो हमने एक कैलकुलेशन किया कि अगर हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हाजिर है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको करना चाहता है, तो भी मिनिमम 20 स्टेट्स का सहयोग चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसकी फेवर में है कोई भी चीज़ की, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिनिमम 20 स्टेट्स का सहयोग चाहिए, अगर हर स्टेट वाले हाजिर है तो। इस तरह का इसमें हिसाब किताब बैठता है।
एंड जीएसटी काउंसिल जो है हर चीज़ के लिए लॉ का रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल करेगी, रूल्स का ड्राफ्ट जीएसटी काउंसिल अप्रूव करेगी, रेट्स का डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी वो भी जीएसटी काउंसिल करेगी। ये पूरा का पूरा जो है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया। अभी तक कुछ डिसीजन जो जीएसटी काउंसिल ने लिए हैं उसमें आपको मैं फिर से दोहरा दूं कि क्या क्या मेन डिसीजन काउंसिल ने लिए हैं। ये 13 मीटिंग जो अभी तक हुई उसमें सबसे पहला डिसीजन तो ये लिया कि भाई 20 लाख तक एग्जम्पशन लिमिट रहेगी नॉर्मल स्टेट में, और 11 जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें 10 लाख रहेगा। अभी तक वेट में और सर्विस टैक्स में ये लिमिट 10 लाख की थी नॉर्मल स्टेट में, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 5 लाख थी। तो ये लिमिट बढ़ाने से क्या हो गया कि काफ़ी सारे छोटे कारोबारी जो थे 10 और 20 लाख के बीच में, उनको तो जीएसटी के दायरे में से बाहर निकल गए, वो उनको एक रिलीफ मिल गया इन ए वे, वो सीधा ही डबल कर दिया लिमिट जो है वो। दूसरा एक जो डिसीजन लिया कि 20 लाख से 50 लाख तक अगर कोई एसएससी है, कोई ट्रेडर है, कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई रेस्टोरेंट वाले हैं, तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम, जिसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपोजिशन स्कीम वो बनाई गई कि अगर 20 लाख से 50 लाख तक भी आपका टर्नओवर है तो आप उसमें आ सकते हैं। और अगर आप ट्रेडर है तो आपको सिर्फ 1% टैक्स देना है टर्नओवर के ऊपर, सिर्फ 1%। अगर आप मैन्युफैक्चरर है, एमएसएमई है, तो एमएसएमई को 2% देना है। और अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं, छोटी रेस्टोरेंट जिसका टर्नओवर 50 लाख से नीचे है सालाना, एनुअल, तो फिर आपको 5% टैक्स देना है लमसम। नो इनवॉइस वाइज डिटेल टू बी गिवन, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है कंपाउंडिंग वाले को, कंपोजिट स्कीम वाले को क्वार्टरली रिपोर्ट रिटर्न फाइल करना है, और वो भी उनको अपना पूरा टर्नओवर की डिटेल देनी है, बस सिर्फ टर्नओवर देना है, उनको एग्जैक्ट बिल वाइज डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है जो 50 लाख से कम टर्नओवर वाले हैं उनको। दूसरा एक डिसीजन लिया गया कि भाई जिस जिस स्टेट में पहले वेट का एग्जेम्पशन दिया हुआ था इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव स्कीम के नाम पे, तो वो सब अब जीएसटी रेजिम में नहीं रह सकता। तो जिस स्टेट को अपना वो जो प्रॉमिस दिया था इंडस्ट्रियल इंसेंटिव का, उसको अगर जारी रखना है, उसको अगर ग्रैंडफादर करना है, तो वो बजट में प्रोविज़न करके वो टैक्स का रीइंबर्समेंट देंगे। टैक्स तो पहले जीएसटी में आ ही जाएगा, उसके बाद उसको रीइंबर्समेंट करने की कोई स्कीम ला सकते हैं। लेकिन एज फार एज एग्जेम्पशन इज कंसर्न, जीएसटी रेजिम में कोई एग्जेम्पशन नहीं होगा इस तरह का इंडस्ट्रियल इंसेंटिव टाइप का। कुछ कमोडिटी एंड सर्विसेज ऐसी होगी जो कि एग्जेम्प्ट लिस्ट में होगी, लेकिन ये जो है इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के नाम पे जो कि भाई इस इंडस्ट्री बैकवर्ड इलाके में है इसलिए उनको एसजीएसटी भरना ही नहीं है, इस तरह का कोई एग्जेम्पशन मिल नहीं सकता जीएसटी रेजिम में। पहले उनको भरना पड़ेगा, फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देना चाहे तो उनको रीइंबर्समेंट करना पड़ेगा बजटरी प्रोविज़न के थ्रू। नेक्स्ट डिसीजन 4 रेट स्लैब बनाए गए, आपको पता है 5%, 12%, 18%, 28%। और ये भी डिसीजन लिया गया कि बेसिक फॉर्मूला फॉर फिटमेंट विल बी कि जो एक्साइज ड्यूटी, वैट प्लस सीएसटी का जो अभी या सर्विस टैक्स का जो बोझ है कमोडिटी के ऊपर या सर्विस के ऊपर अभी, उसके आसपास वाले स्लैब में उसको फिट किया जाएगा। ये एक ब्रॉड डिसीजन फॉर्मूला भी जीएसटी काउंसिल ने बताया था। तो उस मार्ग पर चल के रेट का फिटमेंट होगा जो आगे बढ़ के। ये भी डिसीजन हुआ है कि कुछ ऐसा लिस्ट होगा एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट्स का कि जिसके ऊपर जैसे कि जीवन ज़रूरत की आवश्यक चीज़ें हैं उसके लिए एग्जेम्पशन लिस्ट में भी हो सकता है, अनाज है या ऐसी कोई एसेंशियल कमोडिटी है, वो सबको एग्जेम्प्ट लिस्ट में भी रखा जाएगा। सर्विसेज में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा और गुड्स में भी एक एग्जेम्प्ट लिस्ट होगा। और एक और ये भी डिसीजन हुआ है कि जो प्रेशियस मेटल, डायमंड, गोल्ड एंड उसके ऑर्नामेंट्स, उसके ऊपर एक स्पेशल रेट कोई डिसाइड करेंगे। अभी तक वो रेट डिसाइड किया नहीं है, इट कैन बी एनीथिंग बट द काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। एंड वो मतलब 2% हो सकता है, 3% हो सकता है, 4%, 5%, 6%, काउंसिल हैज़ येट टू डिसाइड। बट दैट इज़ वन रेट विच विल फॉल आउटसाइड द स्लैब, इसलिए काउंसिल ने डिसीजन लिया है कि उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करके
डिसीजन लेंगे। 28% विल बी द मैक्सिमम पीक रेट ऑफ जीएसटी। और कुछ ऐसी कमोडिटी है कि जिसके ऊपर ऑलरेडी अभी एक्साइज ड्यूटी और वेट का बोझ जो है वो 28 से कहीं ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी सब कमोडिटी जो है 4, 5, 6 उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा सेस लगेगा। जैसे टोबैको प्रोडक्ट इज़ वन, लग्जरी कार्स इज़ अनदर। तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जो सेस लगेगा वो सेस लगाया जाएगा और वो सेस की इनकम कॉम्पनसेशन किटी में जाएगी और उसमें से कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की भी बात हो गई है जो काउंसिल में, कि अभी एग्जिस्टिंग जो छोटे कारोबारी है 1.5 करोड़ से नीचे के टर्नओवर वाले, उनमें से 90% जो कारोबारी का जो होगा एडमिनिस्ट्रेशन वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी और 10% का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और 1.5 करोड़ से ऊपर जो एसएससी है टोटल, उसमें से इक्वल होगा, 50-50 होगा। और अगर कोई नया यूनिट रजिस्टर होता है, क्योंकि उसका टर्नओवर डिसाइडेड नहीं है, तो नया यूनिट जब रजिस्टर होता है तब एक सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा, क्योंकि जीएसटीएन पोर्टल पे ही रजिस्टर कराएंगे। सो जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर होता है उसमें एक जो नया आएगा वो सेंटर को जाएगा, एक स्टेट को जाएगा। इस तरह से डिवीज़न होता रहेगा। उसके बाद जब टर्नओवर डिसाइड होगा तो फिर अलग से उसका डिसीजन हो सकता है। कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म में ये डिसाइड हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की जो 15-16 में रेवेन्यू थी, उस टैक्स में जो कि सब्ज्यूम हो रही है जीएसटी में, उन टैक्स में से 15-16 में उनकी क्या इनकम थी उसको बेस माना जाएगा 15-16 को। और हर साल 14% का ग्रोथ रेट मान के उसकी प्रिजम्पटिव इनकम निकाली जाएगी कि 15-16 में मान लो 100 रुपया उनकी इनकम थी, तो नेक्स्ट ईयर में 114 होगी और उसके बाद वाले साल में 128 होगी। तो इस तरह से 14% के हिसाब से बढ़ाते बढ़ाते उनकी जो जीएसटी में से एक्चुअल इनकम होगी वो बात करके बाकी का जो गैप रहेगा वो कॉम्पनसेशन के रूप में दिया जाएगा स्टेट को। इस तरह का एक डिसीजन हुआ है।